नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक कहानी है, द टैलेंट थीफ। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़िए और कहानी में डूब जाइए। अध्याय 121, नीलनाग के शव की अद्भुत प्रतिभाएं। शून्य के अत्यंत सुदूर भाग में 10,000 मीटर लंबा एक शव तैर रहा था। यह एक नीलनाग अजूर ड्रैगन का शरीर था। भले ही इसे मरे हुए हजारों साल बीत चुके थे, पर इसकी आभा अब भी ब्रह्मांड को थरा देने वाली थी। आर्यन ने भारी दबाव महसूस किया। क्या ये वही नाग अधिपति है? उसने सोचा। वहां हवा में तैरते हुए कई चमकते हुए गोले ग्लोइंग ऑर्ब्स थे, जिनमें बेशकीमती खजाने थे। आर्यन को पता चला कि यह स्थान नाग अधिपति का मकबरा और खजाना घर दोनों है। जो मायालोक हेवनली इल्यूजन वर्ल्ड के जितने स्तर पार करता, वह उतने ही खजाने ले जा सकता था। मैंने 2 स्तर पार किए थे, इसका मतलब मैं 3 खजाने ले सकता हूँ। टोकन की शक्ति और नाग का करीब जाना। आर्यन ने साधारण खजानों की ओर देखा भी नहीं। उसका लक्ष्य नाग का शव था। जैसे जैसे वह करीब गया, दबाव बढ़ता गया। तभी उसकी जेब में मौजूद टोकन से एक हल्का प्रकाश निकला और दबाव कम हो गया। उसे नाग के शव के 1,00,000 मीटर के भीतर पहुंचना था ताकि वह उसकी प्रतिभाओं की जांच कर सके। 1,690 मीटर। यहाँ दबाव इतना बढ़ गया कि आर्यन का शरीर चटकने लगा। उसने अपनी गूढ़ स्तर उपचार प्रतिभा सक्रिय की और टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके अंतिम 690 मीटर की दूरी पार कर ली। अविश्वसनीय प्रतिभाओं का भंडार। जैसे ही वह दायरे में पहुंचा, उसकी आंखों के सामने नाग की प्रतिभाओं की सूची आ गई। प्रजाति नीलनाग अजूर ड्रैगन। रक्त प्रतिभा सर्वोच्च स्तर सुप्रीम लेवल। शक्ति प्रतिभा देव स्तर गॉड ग्रेड। रक्षा प्रतिभा गूढ़ अर्थ प्रोफाउंड मीनिंग। नखकला प्रतिभा नक्षत्र स्तर मॉर्निंग स्टार। चक्रव्यूह फॉर्मेशन प्रतिभा रजत चंद्र रेडियंट मून। जीवन प्रतिभा गूढ़ अर्थ प्रोफाउंड मीनिंग। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। नाग की रक्त प्रतिभा परम सूर्य से भी ऊपर सर्वोच्च स्तर पर थी। उसके पास देव स्तरीय शक्ति और रजत चंद्र स्तर की चक्रव्यूह प्रतिभा थी। आर्यन के पास समय कम था। उसने तुरंत निर्णय लिया। देव स्तर शक्ति प्रतिभा नकल करो। गूढ़ अर्थ जीवन प्रतिभा नकल करो। जैसे ही नकल पूरी हुई, आर्यन ने खुद को वापस टेलीपोर्ट कर लिया। वह लहूलुहान था, पर उसकी उपचार प्रतिभा ने उसे कुछ ही पलों में ठीक कर दिया। एक चतुर योजना। अफसोस, मैं बाकी प्रतिभाएं नहीं ले सका, आर्यन ने आह भरी। पर तभी उसे याद आया कि यहाँ रुकने की कोई समय सीमा नहीं है। नकल प्रतिभा का कूलडाउन अब केवल 1 दिन था। अगर मैं यहाँ 1 दिन इंतजार करूं, तो मैं रजत चंद्र चक्रव्यूह प्रतिभा और नक्षत्र स्तर नख कला भी ले सकता हूँ। आर्यन का दिल उत्साह से धकने लगा। खजानों की तलाश। बाकी 1 दिन बिताने के लिए आर्यन खजानों को देखने लगा। उसे एक गोले में रजत चंद्र स्तर का चंद्र विदारक भला मिला। यह अत्यंत कीमती था, क्योंकि पृथ्वी पर अभी केवल नक्षत्र स्तर के हथियार ही सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। तभी एक विशेष चमकते गोले ने आर्यन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जो बाकी सबसे अलग दिख रहा था। उस चमकते गोले के भीतर एक घास का तिनका था, जिसका आकार किसी नाग के पंजे जैसा था। जैसे ही आर्यन की चेतना ने उसे छुआ, एक जानकारी उभर कर आई। दिव्य नाग नग जग घास डिवाइन ड्रैगन क्लॉ रूट ग्रास 1,00,000 साल पुरानी। ये किसी शुद्ध रक्त वाले नाग को 50% संभावना देती है कि वह नक्षत्र स्तर मॉर्निंग स्टार की नख कला विकसित कर सके। आर्यन चौंक गया। ये तो अविश्वसनीय है। नक्षत्र स्तर की कला पैदा करना कोई छोटी बात नहीं। उसे तुरंत समझ आया कि यह खजाना यहाँ सुरक्षित क्यों बचा है। ये केवल शुद्ध रक्त वाले नागों के लिए प्रभावी था। अन्य हिंसक पशुओं के लिए यह बेकार था, इसलिए किसी ने इसे नहीं चुना। पर आर्यन के पास छोटा रक्त लिटिल ब्लड था, उसका पालतू रक्त युद्ध स्वर्गीय नाग। अगर छोटा रक्त इसे खा ले, तो उसके पास नक्षत्र स्तर की कला होगी। फिर मैं उसकी उस कला की नकल कर लूंगा। एक तीर से 2 शिकार। आर्यन ने बिना देर किए उस गोले को पकड़ लिया। यह उसका पहला खजाना था। मार्जार सम्राट की चुनौती। तभी एक साया आर्यन के पास से तेजी से गुजरा और सीधे नाग के शव के 1,00,000 मीटर के दायरे में घुस गया। मार्जार सम्राट। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। वह समझ गया कि मार्जार सम्राट ने मायालोक का 3रा स्तर पार कर लिया था, इसलिए उसके पास उच्च स्तर का टोकन था। इसका मतलब था कि वह 4 खजाने चुन सकती थी। मार्जार सम्राट, अगर मैंने तुम्हें आज नहीं मारा, तो तुम जल्द ही देव पशु बन जाओगी और मानवता के लिए काल बनोगी। तुम्हारे खजाने भी मेरे ही होंगे। आर्यन ने मन ही मन ठान लिया। दूसरे खजाने की खोज गैंग स्वर्ण पत्थर। आर्यन ने अपनी तलाश जारी रखी। कुछ घंटों बाद उसे एक गहरे सुनहरे रंग का उल्कापिंड जैसा पत्थर मिला, गैंग स्वर्ण पत्थर गोल्ड स्टोन। ये धातु तत्व का एक सर्वोच्च खजाना था। यह न केवल शारीरिक सीमाओं को तोड़ने में मदद करता था, बल्कि तलवारबाजों के लिए स्वप्निल तलवार दे अनेक स्वॉर्ड बॉडी बनाने में भी सहायक था। आर्यन के पास पहले से ही नक्षत्र स्तर की तलवार प्रतिभा थी, इसलिए यह उसके लिए एकदम सही था। पर उसने इसे अभी नहीं उठाया।
उसके पास केवल 2 मौके बचे थे और वह और बेहतर चीजें देखना चाहता था। तीसरा खजाना, चक्रव्यूह विरासत। आधा दिन बीत गया, अन्य अधिपति अपने अपने खजाने चुनकर जा चुके थे। मार्जार सम्राट भी जा चुकी थी, पर आर्यन जानता था कि वे अभी नाग महल से बाहर नहीं गए होंगे। नकल प्रतिभा का कूलडाउन खत्म होने वाला था। आर्यन ने अपना दूसरा खजाना यानी गैंग स्वर्ण पत्थर उठा लिया। अब बारी थी तीसरे खजाने की। उसने एक चक्रव्यूह विरासत फॉर्मेशन लेगेसी चुनी, जिसमें 3 रजत चंद्र स्तर के चक्रव्यूह नक्शे, 20 नक्षत्र स्तर के चक्रव्यूह नक्शे, हजारों शीर्ष स्तरीय नक्शे। आर्यन अब नाग के शव से रजत चंद्र चक्रव्यूह प्रतिभा की नकल करने वाला था, इसलिए यह विरासत उसके बहुत काम आने वाली थी। अंतिम नकल और प्रस्थान। आर्यन ने तीसरा खजाना अभी नहीं छुआ, क्योंकि उसे उठाते ही वह वहां से टेलीपोर्ट हो जाता। उसने इंतजार किया और जैसे ही नकल प्रतिभा का समय पूरा हुआ, वह रोमांचित हो उठा। अब मैं फिर से नकल कर सकता हूँ। वह फिर से 1,00,000 मीटर की सीमा के पास गया और नाग के शव की ओर टेलीपोर्ट करने की तैयारी की। उसे अभी रजत चंद्र चक्रव्यूह प्रतिभा और नक्षत्र स्तर नक कला हासिल करनी थी। तात्कालिक विस्थापन टेलीपोर्टेशन। अध्याय 122 हिंसक जीव अधिपतियों के बीच नरसंहार। एक ही टेलीपोर्टेशन के साथ आर्यन उस नील नाग अजूर ड्रैगन के अवशेषों से 1,00,000 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। तुरंत ही एक भयानक दबाव ने उस पर हमला किया। उसका शरीर फटने लगा और खून बहने लगा। आर्यन ने फुर्ती दिखाई और नील नाग की नक्षत्र स्तर की युद्ध कौशल और रजत चंद्र स्तर की फॉर्मेशन प्रतिभा की नकल की और फिर वहां से टेलीपोर्ट होकर दूर निकल गया। दबाव के क्षेत्र से बाहर आते ही आर्यन ने राहत की सांस ली। उसकी शीर्ष स्तरीय जीवन प्रतिभा लाइफ टैलेंट, जो उसने नील नाग से कॉपी की थी, ने उसके घावों को तुरंत भर दिया। ये प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि जब तक आत्मा सुरक्षित हो, ये किसी भी शारीरिक चोट को ठीक कर सकती थी। इसके बाद आर्यन ने अपनी नई प्रतिभाओं नक्षत्र स्तर युद्ध कौशल और रजत चंद्र स्तर फॉर्मेशन प्रतिभा का अपने भीतर विलय इंटीग्रेशन किया। प्रतिभाओं के सफल विलय के बाद उसने फॉर्मेशन विरासत फॉर्मेशन लेगेसी की मणि हासिल की। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक विकर्षण बल ने उसे ड्रैगन पैलेस के मुख्य विरासत हॉल में वापस भेज दिया। अधिपतियों का विश्वासघात। जब आर्यन हॉल से बाहर निकला तो उसने देखा कि चारों ओर सम्राट स्तर के हिंसक जीवों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। ये निश्चित रूप से उन अधिपतियों का काम है। आर्यन ने अंदाजा लगाया। उसे पता चला कि काला शार्दुल ब्लड क्रो ओवरलॉर्ड संदर्भ अनुसार रूपांतरित और अन्य 5 अधिपतियों ने ड्रैगन पैलेस छोड़ दिया था, जबकि स्वर्ण श्रृंग सम्राट और 9 जीवन बिल्ली सम्राट 9 लाइव्स कैट एम्परर उनके पीछे गए थे। आर्यन तुरंत पैलेस से बाहर निकला और खुद को अदृश्य स्टेल्थ कर लिया। दूर समुद्र में एक भीषण युद्ध चल रहा था। स्वर्ण श्रृंग सम्राट और बिल्ली सम्राट मिलकर बाकी 5 अधिपतियों का संहार कर रहे थे। स्वर्ण श्रृंग सम्राट 9 जीवन बिल्ली, बहुत आगे मत बढ़ो। काला शार्दुल दहाड़ा, हमारी भोर सूर्य रक्त रेखा को ड्रैगन कबीले ने विकसित किया है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने हमें मारा है तो वे तुम्हें दंड देंगे। बिल्ली सम्राट ने उपहास करते हुए कहा, तब तक तुम मर चुके होगे। हिंसक जीवों के बीच शक्तिशाली ही जीवित रहता है। देखते ही देखते स्वर्ण श्रृंग सम्राट और बिल्ली सम्राट ने सभी 5 अधिपतियों को मार डाला और उनके खजाने लूट लिए। अब इस हिंसक दुनिया में केवल यही 2 अधिपति बचे थे। आर्यन का अगला लक्ष्य ड्रैगन पैलेस धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में ओझल होने लगा। स्वर्ण श्रृंग सम्राट और बिल्ली सम्राट अलग अलग दिशाओं में चले गए। आर्यन ने 9 जीवन बिल्ली सम्राट का पीछा करने का फैसला किया, क्योंकि वह जीव दिव्य शरीर में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। बिल्ली सम्राट जैसे ही अपने ठिकाने की ओर मुड़ा, अचानक अंतरिक्ष की शक्तियों ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया। अंतरिक्ष प्रतिभा स्पेस टैलेंट। बिल्ली सम्राट चौंक गया। आर्यन का अदृश्य रूप प्रकट हुआ। उसने अभी भी स्वर्ण वानर का भेष धारण कर रखा था। बिल्ली सम्राट ने उसे पहचान लिया क्योंकि उसने आर्यन को खजाने वाले कक्ष में देखा था। तो तुम जीवित हो। बिल्ली सम्राट की आंखों में लालच चमक उठा। तुम्हें मारकर तुम्हारा खजाना मेरा होगा। आर्यन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने अपनी नई नक्षत्र स्तर की शक्तियों का परीक्षण करने के लिए एक आदर्श शिकार चुन लिया था। धमाका। आर्यन और 9 जीवन बिल्ली सम्राट के बीच भीषण टक्कर हुई। आर्यन ने तुरंत अपनी आत्मा भेदन सोल पियर्स प्रतिभा सक्रिय की और अपनी आत्मिक शक्ति को एक नुकीले भाले में बदलकर बिल्ली सम्राट की आत्मा पर प्रहार किया। हालांकि बिल्ली सम्राट ने केवल अपना सिर झटका और उसे कोई खास दर्द नहीं हुआ। आत्मा प्रतिभा, हाँ, अगर यह पहले होता तो मैं शायद डर जाता, लेकिन मैंने विरासत हॉल से एक ऐसा आत्मिक खजाना प्राप्त किया है जो मेरी आत्मा की रक्षा करता है। तुम्हारा हमला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्ली सम्राट ने गर्व से कहा। आत्मा हमला बेकार है। आर्यन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। बिल्ली सम्राट की शक्ति साधारण सम्राट स्तर के हिंसक जीवों से कहीं अधिक थी। यदि आत्मा हमला काम नहीं कर रहा था तो आर्यन को उसे हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंकनी होगी।
उसने अब तक अपनी असली ताकत किसी के सामने जाहिर नहीं की थी, पर आज उसे अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी। समय और अंतरिक्ष का जाल। काल प्रतिभा टाइम टैलेंट। आर्यन ने काल प्रतिभा सक्रिय की और बिल्ली सम्राट के लिए समय की गति को 10 गुना धीमा कर दिया। अचानक बिल्ली सम्राट की आंखों में सब कुछ धीमा हो गया, यहाँ तक कि उसके सोचने की क्षमता भी 10 गुना सुस्त पड़ गई। ये काल शक्ति का प्रभाव था जिसे एक सम्राट स्तर का जीव नहीं रोक सकता था। अगले ही पल आर्यन की तलवार की चमक ब्लेड लाइट हवा में लहराए। नहाए तलवार उसके शरीर पर लगी, लेकिन उसके अर्ध दिव्य शरीर की रक्षा इतनी मजबूत थी कि उसे केवल मामूली चोट आए। अंतरिक्ष संपीड़न स्पेस कंप्रेशन। आर्यन ने अंतरिक्ष प्रतिभा का उपयोग कर बिल्ली सम्राट के चारों ओर के स्थान को सिकोड़ना शुरू कर दिया। अंतरिक्ष के दबाव से हड्डियां चटकने जैसी आवाजें आने लगीं। बिल्ली सम्राट ने पूरी ताकत से छटपटाना शुरू किया और अंततः उस दबाव को तोड़ दिया, क्योंकि आर्यन ने अभी अभी इस तकनीक को सीखा था। मौत का तांडव। बिल्ली सम्राट ने अपनी रक्षात्मक प्रतिभा और अर्ध दिव्य शरीर के दम पर आर्यन के अंतरिक्ष ब्लेड स्पेस ब्लेड के हमलों को सहा। काल प्रतिभा और अंतरिक्ष प्रतिभा, दो सर्वोच्च शक्तियां। तुम किस तरह के जीव हो जो इतने शक्तिशाली हो? बिल्ली सम्राट ने अचंभे से कहा। उसने अपनी रजत चंद्र स्तर की नख तलवार क्लॉ वेपन निकाली। 9 जीवन प्रहार। बिल्ली सम्राट ने हवा में पंजा चलाया, जिससे अंतरिक्ष में दरारें पड़ गईं। उसकी शक्ति विनाशकारी थी, लेकिन आर्यन ने अपनी दिव्य गति प्रतिभा सक्रिय कर रखी थी, जिससे वह उसकी पहुंच से बाहर रहा। समय और अंतरिक्ष के दमन के कारण बिल्ली सम्राट की युद्ध क्षमता काफी कम हो गई थी। वह आर्यन को छू तक नहीं पा रहा था, जबकि आर्यन का नक्षत्र प्रहार स्टाफॉल स्लैश लगातार उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव कर रहा था। अगर इसके पास ये 2 शक्तियां न होती तो मैं इसे अब तक मार चुका होता। बिल्ली सम्राट मन ही मन झुंझला उठा। अंतिम संघर्ष। युद्ध को एक दिन बीत चुका था। आर्यन अपनी रक्त पिपासु प्रतिभा ब्लडथर्स्टी टैलेंट के माध्यम से अपनी ऊर्जा को लगातार बहाल कर रहा था, जबकि बिल्ली सम्राट अब पस्त होने लगा था। उसके अनगिनत छोटे घाव अब गंभीर चोटों में बदल चुके थे। वह समझ गया कि वह आर्यन को नहीं मार सकता। रुको, मैं तुम्हें विरासत हॉल के कुछ खजाने दे दूंगा, मुझे जाने दो। हमें आपस में लेने की जरूरत नहीं है, बिल्ली सम्राट ने हार मानते हुए कहा। वह सोच रहा था कि बच निकलने के बाद वह अपने शरीर का पूर्ण परिवर्तन कर दिव्य स्तर पर पहुंच जाएगा और फिर वापस आकर आर्यन को खत्म कर देगा। लेकिन वह गलत था। आर्यन का उद्देश्य खजाने नहीं थे। वह उसे इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वह मानवता के लिए एक बड़ा खतरा था। बिल्ली सम्राट उसे वानर समझ रहा था, पर वह ये नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ा योद्धा एक मनुष्य है। अध्याय 123 9वीं शारीरिक सीमा का भेदन। मरो। आर्यन का रुख स्पष्ट था, अब रुकना असंभव था। बिल्ली सम्राट के प्रति उसका जानलेवा इरादा इतना तीव्र था मानो उनके बीच सदियों पुरानी दुश्मनी हो। नौजीवन बिल्ली सम्राट समझ गया कि आज कोई समझौता नहीं होगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो हम साथ में मरेंगे। उसने अपनी रक्त शक्ति ब्लड लाइन पावर को जलाया और अपने अर्ध दिव्य शरीर की अंतिम दिव्य शक्ति को जागृत कर अपना सबसे घातक प्रहार किया, 9 जीवन प्रहार। इस प्रहार ने एक ही झटके में अंतरिक्ष को चीर दिया और आर्यन के काल दमन टाइम टैलेंट के प्रभाव को भी झटका दिया। दिव्य शक्ति समय और स्थान को प्रभावित कर रही है। आर्यन ने अंदाजा लगाया, उसकी साधना अभी दिव्य परिवर्तन तक नहीं पहुंची थी, इसलिए उसे इस प्रहार का सामना सीधे करना था। प्रगाढ़ स्तर रक्षा प्रतिभा, देव स्तरीय पंचतत्व लौह कवच, देव स्तरीय शक्ति प्रतिभा, नक्षत्र प्रहार, धमाका। आर्यन की शक्ति अब पहले से 300 गुना अधिक थी। उसका नक्षत्र प्रहार बिल्ली सम्राट के 9 जीवन प्रहार से टकराया। यद्यपि आर्यन का हमला अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन बिल्ली सम्राट के पास रजत चंद्र स्तर के हथियार और अर्ध दिव्य शरीर की शक्ति थी। आर्यन का नक्षत्र प्रहार बिखर गया और बिल्ली सम्राट का पंजा सीधे आर्यन के शरीर से टकराया। उसकी रक्षात्मक ढाल और लौह कवच टूट गए और अंततः उसकी वज्रस्थी वज्रबोन प्रतिभा ने उस प्रहार को रोका। आर्यन का शरीर 1 लाख मीटर दूर जाकर गिरा। बिल्ली सम्राट उत्साहित था, उसे लगा कि उसने बाजी जीत ली है। लेकिन तभी आर्यन वापस उठ खड़ा हुआ। उसकी प्रगाढ़ स्तर जीवन प्रतिभा और उपचार प्रतिभा ने कुछ ही पलों में उसके घावों को भर दिया। बिल्ली सम्राट हक्का बक्का रह गया। तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली उपचार शक्ति भी है? नौजीवन बिल्ली सम्राट, अगर तुम मुझे दूर फेंकने के बाद भाग जाते तो शायद मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाता, पर तुमने वापस आकर अपनी मौत को दावत दी है। आर्यन ने उपहास किया। पट आर्यन के एक नक्षत्र प्रहार ने बिल्ली सम्राट का पैर काट दिया और अंतरिक्ष ब्लेड ने उसके जीवन का अंत कर दिया। 8 महाखजाने। आर्यन ने बिल्ली सम्राट के शरीर से वे 8 खजाने निकाले जो उसने विरासत हॉल से प्राप्त किए थे। रजत चंद्र स्तर का नक्षत्र क्लॉ वेपन, आत्मिक रक्षा सर्वोच्च खजाना सोल डिफेंस, रक्त रेखा की बाधाओं को दूर करने वाली औषधि, एक नख कला क्लॉ टेक्निक की विरासत, दिव्य शक्ति शोधन की गुप्त विधि,
रक्त परिवर्तन में सहायक एक दुर्लभ जड़ी बूटी। दिव्य नाग डिवाइन ड्रैगन के रक्त की एक बूंद। रक्त प्रतिभा बढ़ाने वाला एक फल। आर्यन विशेष रूप से दिव्य स्तरीय नख कला को देखकर रोमांचित था। यदि वह अपनी नख प्रतिभा को रजत चंद्र स्तर पर ले जाए तो उसकी आक्रामक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। स्वर्ण श्रृंग सम्राट का जाल। अब केवल एक अधिपति बचा था, स्वर्ण श्रृंग सम्राट। आर्यन ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं छुपकर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। मुझे उसे ढूंढना ही होगा ताकि जोंगहाई सुपर बेस हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए, आर्यन ने सोचा। उसे एक विचार आया, अनुबंध प्रतिभा, कॉन्ट्रैक्ट टैलेंट। उसने सोचा कि वह अन्य सम्राट स्तर के हिंसक जीवों को वश में करेगा और उन्हें स्वर्ण श्रृंग सम्राट को खोजने के काम पर लगा देगा। वह अभी भी स्वर्ण वानर के भेष में था, इसलिए किसी को उस पर संदेह भी नहीं होगा। यही सही रहेगा, आर्यन ने निश्चय किया। कुछ समय तक उड़ान भरने के बाद आर्यन को जल्द ही एक सम्राट स्तर का हिंसक जीव मिला। इसका नाम प्रचंड सूर्य जीव था। ये सम्राट स्तर के जीवों में औसत दर्जे का था, लेकिन आर्यन को इससे युद्ध नहीं करवाना था, उसे तो बस स्वर्ण श्रृंग सम्राट का पता ठिकाना चाहिए था। आर्यन ने इस जीव के सामने प्रकट होते ही अपनी अनुबंध प्रतिभा, कॉन्ट्रैक्ट टैलेंट का उपयोग किया। एक जटिल प्रकाश मंडल उस जीव के सिर में समा गया और एक स्वामी सेवक अनुबंध स्थापित हो गया। कितनी भयानक शक्ति है! अनुबंध प्रतिभा के सामने जीव का जीवन और मृत्यु पूरी तरह मेरे हाथ में है, आर्यन ने संतोष के साथ सोचा। शुरुआत में उस जीव ने विरोध किया, लेकिन आर्यन ने अनुबंध के माध्यम से उसे असहनीय दर्द दिया। आधे घंटे बाद वह जीव आर्यन के चरणों में गिर पड़ा। स्वामी, बहुत अच्छे, मेरा आदेश सुनो, स्वर्ण श्रृंग सम्राट का पता लगाओ। जैसे ही वह मिले मुझे इस पते पर सूचित करना। आर्यन ने उसे अग्निनाग पर्वत, फायर ड्रैगन माउंटेन का स्थान दिया, जहां वह अब साधना करने वाला था। अगले 3 दिनों में आर्यन ने कुल 20 सम्राट स्तर के हिंसक जीवों, 100 संत स्तर के जीवों और लगभग 1000 राजा जीवों के साथ अनुबंध किया और उन्हें जासूसी पर लगा दिया। यह एक बहुत बड़ी जासूसी सेना थी। अग्निनाग पर्वत पर साधना। आर्यन अग्निनाग पर्वत पहुंचा और एक गुफा बनाकर साधना में लीन हो गया। उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था, नख कला का अभ्यास, गेंगजिन पत्थर, गेंगजिन स्टोन से शरीर को मजबूत करना और 9वीं शारीरिक सीमा को तोड़ना। उसने गेंगजिन पत्थर निकाला। ये धातु तत्व का पत्थर था। साधारण योद्धा इसके पास खड़े होते ही इसके तीखे गेंगजिन की से टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। लेकिन आर्यन ने अपनी देव स्तरीय पंच तत्व लौह कवच प्रतिभा और उच्च स्तरीय काल प्रतिभा 10 गुना समय त्वरण का उपयोग करके इसकी ऊर्जा सोखना शुरू किया। इसका प्रभाव अद्भुत है। आर्यन रोमांचित था। दिन बीतते गए। आर्यन साधना में इतना डूब गया कि वह दुनिया को भूल गया। वह जानता था कि स्वर्ण श्रृंग सम्राट बहुत चतुर और सावधान है, इसलिए उसे खोजने के लिए समय चाहिए था। उसने अपनी जासूस सेना पर भरोसा किया और शांति से प्रतीक्षा की। 9वीं सीमा का अंत। आधा महीना बीत गया। आर्यन के हाथ में मौजूद गेंगजिन पत्थर काफी छोटा हो गया था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह अपनी सीमा के करीब है। अंततः एक दिन उसे अदृश्य बेड़ियां महसूस हुई, 9वीं शारीरिक सीमा। धमाका। गेंगजिन की पागलपन की हद तक आर्यन के शरीर में समाने लगी। उसकी सर्वोच्च स्तर की साधना प्रतिभा ने उसे वह शक्ति दी जिसकी उसे आवश्यकता थी। कड़क कड़क कड़क, वे अदृश्य बेड़ियां आसानी से टूट गईं। ब्रह्मांड की अमृत ऊर्जा युआनची उसके शरीर में उमड़ पड़ी। जब उसने लंबी सांस ली तो वह अपनी नई शक्ति को महसूस कर मुस्कुरा उठा। अब उसके पास 900 नागों की शक्ति, ड्रैगन पावर थी। अगला पड़ाव था महापरिवर्तन, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार यह हो गया तो उसकी शक्ति वास्तव में अजेय हो जाएगी। अरे, एक सम्राट स्तर का जीव इधर आ रहा है, ये वही है जिसे मैंने वश में किया था, आर्यन ने चौकन्ना होकर कहा। अध्याय 124, स्वर्ण श्रृंग सम्राट का अंत, सभी 12 अधिपति समाप्त। आर्यन ने अपने अधीन हिंसक जीवों को स्पष्ट आदेश दिया था, जब तक स्वर्ण श्रृंग सम्राट न मिल जाए वापस मत आना। और अब एक सम्राट स्तर का जीव अग्निनाग पर्वत पहुंचा था, जिसका अर्थ था कि सुराग मिल चुका है। स्वामी, मैंने स्वर्ण श्रृंग सम्राट का ठिकाना ढूंढ लिया है, उस जीव ने चिल्लाकर कहा। आर्यन गुफा से बाहर आया, पर उसकी नज़र उस जीव पर नहीं बल्कि दूर क्षितिज पर थी। मुझे पता चल चुका है, उसने ठंडे स्वर में कहा और अपनी अनुबंध प्रतिभा, कॉन्ट्रैक्ट टैलेंट का उपयोग कर उस जासूस जीव को वहीं मार दिया। साथ ही उसने अपने द्वारा अनुबंधित सभी 1000 से अधिक जासूस जीवों को एक साथ खत्म कर दिया। वह जानता था कि स्वर्ण श्रृंग सम्राट ने जानबूझकर खुद को उजागर किया था ताकि वह इस जासूस का पीछा करके आर्यन तक पहुंच सके। जल्द ही हवा में एक चांदी जैसी चमक उभरी। एक विशाल चांदी जैसा जीव, जिसके माथे पर एक सुनहरा सींग चमक रहा था, आर्यन के सामने खड़ा था। ये स्वर्ण श्रृंग सम्राट था। मुझे याद है, मैंने तुम्हें विरासत हॉल में देखा था, स्वर्ण श्रृंग सम्राट ने भारी आवाज में कहा। तुमने इतने सारे सम्राटों को वश में किया, ये प्रभावशाली है।
पर अब मैं दिव्य स्तर डिवाइन लेवल पर पहुंचने वाला हूं और ये दुनिया छोड़ने वाला हूं, इसलिए तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। स्वर्ण श्रृंग सम्राट की आंखों में हत्यारा क्रोध था, पर आर्यन के चेहरे पर केवल शांति थी। अंतिम महायुद्ध, देखते हैं कौन बचता है। आर्यन ने हमला शुरू किया। अंतरिक्ष दमन, आर्यन की प्रगाढ़ स्तर अंतरिक्ष प्रतिभा ने पूरे शून्य को जमा दिया। स्वर्ण श्रृंग सम्राट हैरान रह गया, उसने कभी नहीं सोचा था कि 9 शारीरिक सीमाएं तोड़ने वाला एक योद्धा 13 सीमाएं तोड़ने वाले अधिपति को इस तरह चुनौती दे सकता है। काल प्रतिभा टाइम टैलेंट, समय की गति स्वर्ण श्रृंग सम्राट के लिए 10 गुना धीमी हो गई। आर्यन ने उस पर अंतरिक्ष ब्लेड और नक्षत्र प्रहार की बौछार कर दी। स्वर्ण श्रृंग सम्राट की रक्षात्मक शक्ति 9 जीवन बिल्ली सम्राट से कम थी, इसलिए वह आर्यन के प्रहारों को झेल नहीं पा रहा था। ये कैसे संभव है? स्वर्ण श्रृंग सम्राट दहाड़ा, पर वह आर्यन के लिए एक स्थिर लक्ष्य बनकर रह गया था। आर्यन ने अपनी आत्मा भेदन सोल पियर्स प्रतिभा का उपयोग किया। चूंकि स्वर्ण श्रृंग सम्राट के पास कोई आत्मिक रक्षा कवच नहीं था, उसकी आत्मा बार बार घायल होने लगी। काल स्तंभन टाइम स्टेसिस, अचानक सब कुछ ठहर गया। एक पल के लिए समय और स्थान पूरी तरह रुक गए। आर्यन की तलवार ने बिजली की गति से स्वर्ण श्रृंग सम्राट की गर्दन पर गहरा घाव कर दिया। अधिपतियों का युग समाप्त। स्वर्ण श्रृंग सम्राट अब मौत के डर से कांप रहा था। वह भागना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन ने उसे चारों ओर से घेर लिया और अंततः एक जोरदार प्रहार के साथ उसे मार गिराया। 12 हिंसक अधिपतियों में सबसे शक्तिशाली स्वर्ण श्रृंग सम्राट एक करुण चीख के साथ पर्वत श्रृंखला में जा गिरा। आर्यन ने उसका रक्त एकत्र किया, जो मानव योद्धाओं के लिए किसी अमृत से कम नहीं था। इसके बाद उसने अन्य मृत सम्राटों का रक्त भी जमा किया। 1 महीने तक उसने उस हिंसक दुनिया के दुर्लभ संसाधनों को बटोरा। अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है, आर्यन ने सोचा। वह जानता था कि ये दुनिया ड्रैगन कबीले के अधीन है। यदि वह ज्यादा देर रुका तो शायद वे पृथ्वी पर हमला कर सकते थे, जिसके लिए पृथ्वी अभी तैयार नहीं थी। झोंगहाई सुपर बेस में वापसी। आर्यन 5 सितारा अंतरिक्ष दरार को पार कर वापस झोंगहाई सुपर बेस पहुंचा। सीमा पर तैनात रक्षक ने उसे देखते ही सम्मान में सिर झुकाया। सम्राट आर्यन, आपका स्वागत है। आर्यन ने बस सिर हिलाया और सीधे बैटल एक्स मर्केंटाइल हॉल के मुख्यालय की ओर बढ़ गया। वह सम्राट विक्रम से मिलकर उन्हें यह खुशखबरी देना चाहता था कि अब पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा यानी 12 अधिपति हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। बैटल एक्स मर्केंटाइल हॉल का मुख्यालय। जैसे ही सम्राट विक्रम वॉर एक्स ग्रेट एम्परर को पता चला कि आर्यन वापस आ गया है, वे तुरंत अपनी साधना छोड़कर बाहर आए। सम्राट आर्यन, आप वापस आ गए। विक्रम के चेहरे पर उत्सुकता थी। वे ये जानने के लिए बेचैन थे कि उस हिंसक दुनिया बीस्ट वर्ल्ड में क्या हुआ। आर्यन की लंबी अनुपस्थिति ने पूरे झोंगहाई सुपर बेस को चिंता में डाल रखा था। मामला सुलझ गया है, आर्यन के इन शब्दों ने विक्रम को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। जब आर्यन ने विस्तार से बताया कि कैसे कृष्ण नाग ब्लैक ड्रैगन ओवरलॉर्ड को 9 जीवन बिल्ली सम्राट ने मारा, और फिर आर्यन ने खुद एक एक करके सभी 12 अधिपतियों और अनगिनत सम्राट स्तर के हिंसक जीवों का संहार किया, तो विक्रम दंग रह गए। वे 12 अधिपति इतने शक्तिशाली थे कि युद्ध देवता मीनार वॉर गॉड टावर का एक प्रहार भी उन्हें नहीं मार सका था, लेकिन आर्यन ने उन सब का अंत कर दिया था। विक्रम यह नहीं जानते थे कि इनमें से कुछ की शक्ति 7 सितारा सम्राट के बराबर पहुंच चुकी थी, वरना वे और भी ज्यादा डर जाते। ड्रैगन कबीले का डर। आर्यन, अब जब 12 अधिपति मर चुके हैं, तो क्या हमें उस दुनिया पर कब्जा नहीं कर लेना चाहिए? विक्रम ने उत्साह से पूछा। नहीं, आर्यन ने सिर हिलाया। झोंगहाई बेस के पास अभी इतने योद्धा नहीं हैं कि वे इतनी बड़ी दुनिया को संभाल सकें। और सबसे बड़ा कारण है ड्रैगन कबीला। ड्रैगन कबीला। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं के अभिलेखों में पढ़ा था कि शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन भोर सूर्य स्तर की प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं और बड़े होकर दिव्य जीव डिवाइन बीस्ट्स बन जाते हैं। आर्यन ने समझाया, वह दुनिया ड्रैगन कबीले के अधीन है। वे हर 10,000 साल में वहां से दिव्य जीवों को ले जाते हैं। अगर हमने वहां कब्जा किया और ड्रैगन कबीले का कोई शक्तिशाली योद्धा वहां आया, तो वह पूरी मानवता को मिटा सकता है। विक्रम ने लंबी सांस ली। हालांकि एक पूरी दुनिया के संसाधनों को खोना दुखद था, लेकिन मानवता की सुरक्षा सर्वोपरि थी। खैर, कम से कम अब झोंगहाई बेस पर उन जीवों का खतरा तो नहीं है। आत्मीय मिलन। विक्रम से विदा लेकर आर्यन चंद्र देवी संप्रदाय मून गॉड सेक्ट पहुंचा। वहां उसने अपनी पत्नी चांदनी मून एम्प्रेस से मुलाकात की। चांदनी ने जब आर्यन के रोमांचक और खतरनाक सफर के बारे में सुना, तो उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अगली बार से इतना बड़ा जोखिम मत लेना, उसने लाज से कहा। आर्यन मुस्कुराया और उसने चांदनी के माथे को चूमा। चांदनी, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। चांदनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह भागकर अपने कमरे की ओर चली गई। आर्यन भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे गया।
रक्तनाग का उपहार। अगले दिन आर्यन हेवनली पवेलियन लौटा। वहां उसका पालतू जीव रक्तनाग लिटिल ब्लड साधना कर रहा था। आर्यन ने उसकी प्रगति जांची। प्रजाति युद्ध रक्त दिव्य नाग। रक्त रेखा भोर सूर्य स्तर। रक्त पिपासु प्रतिभा प्रगाध स्तर प्रफाउंड मीनिंग। शाबाश, तुम्हारी रक्त पिपासु प्रतिभा प्रगाध स्तर पर पहुंच गई है। आर्यन ने खुश होकर उसकी प्रतिभा की नकल कॉपी कर ली। स्वामी, आप वापस आ गए। मैंने बहुत मेहनत की है, रक्तनाग ने गर्व से कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपने झोले से एक विशेष जड़ी बूटी निकाली। रक्तनाग, ये तुम्हारे लिए उपहार है। क्या तुम जानते हो यह क्या है? रक्तनाग की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो दिव्य नाग नख मूल घास डिवाइन ड्रैगन क्लॉ रूट ग्रास है। हे भगवान स्वामी, क्या आपने किसी दिव्य नाग का खजाना लूटा है? अध्याय 125 ड्रैगन कबीले का सदस्य। अरे रक्तनाग, तुम दिव्य नाग नख मूल घास को पहचानते हो? आर्यन काफी हैरान था। रक्तनाग ने गर्व से बताया कि यह ज्ञान उसे अपनी विरासत स्मृति लेगेसी नॉलेज से मिला है। ये घास ड्रैगन कबीले में भी अत्यंत दुर्लभ है। जब आर्यन ने वह घास उसे सौंप दी तो रक्तनाग भावुक हो गया। उसे नहीं पता था कि वह आर्यन के लिए एक प्रतिभा बैंक की तरह है। रक्तनाग ने घास निगल ली। आधे दिन बाद आर्यन ने अपनी नकल करने की शक्ति कॉपी टैलेंट से देखा कि रक्तनाग के भीतर एक नई प्रतिभा जागृत हुई है। नक प्रतिभा क्लॉ टैलेंट नक्षत्र स्तर मॉर्निंग स्टार। आर्यन मुस्कुराया और तुरंत उसे कॉपी कर लिया। उसने रक्तनाग को लघु नील नाग नख नामक तकनीक सिखाई और खुद अपनी साधना गुफा में चला गया। प्रतिभा का अद्भुत विकास। आर्यन ने सबसे पहले प्रगाध स्तर रक्त पिपासु प्रतिभा का विलय किया। इसके बाद जब उसने नक्षत्र स्तर नख प्रतिभा का विलय शुरू किया तो उसे असहनीय दर्द हुआ। ये कैसे संभव है? मैंने तो बस दूसरी नक्षत्र स्तर प्रतिभा का विलय किया है, फिर ये प्रतिभा रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन जैसा क्यों लग रहा है? जब दर्द शांत हुआ तो आर्यन अपनी प्रतिभा देखकर दंग रह गया। नख प्रतिभा रजत चंद्र स्तर रेडियंट मून। अविश्वसनीय, मेरी नख प्रतिभा सीधे रजत चंद्र स्तर पर पहुंच गई। आर्यन ने अंदाजा लगाया कि नीलनाग विशेषज्ञ से कॉपी की गई प्रतिभा पहले से ही इस स्तर के करीब थी और रक्तनाग की प्रतिभा मिलते ही वह विकसित हो गई। अब उसके पास रजत चंद्र स्तर की प्रतिभा और एक देव स्तरीय गॉड लेवल नख कला की विरासत थी। अब उसकी शक्ति 7 सितारा सम्राटों को भी चुनौती दे सकती थी। जन्मजात खड्ग शरीर अनेट सेबर स्वॉर्ड बॉडी। अगले आधे महीने तक आर्यन ने गेंगाजिन पत्थर गैंगजन स्टोन का उपयोग करके अपने शरीर को तपाना जारी रखा। वह एक साथ अपनी नख कला का अभ्यास कर रहा था और अपनी तलवारबाजी नाइफ सेबर टेक्निक को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। उसने देवस्तरीय नख कला में महारत हासिल की और नक्षत्र प्रहार जैसी तकनीकों के साथ साथ नखपंथ क्लॉडाउ के पहले स्तर तक पहुंच गया। तभी उसके शरीर में एक और बड़ा बदलाव शुरू हुआ। मेरा जन्मजात खड्ग शरीर अनेट सेबर बॉडी पूर्ण होने वाला है। गुफा के भीतर आर्यन के शरीर से तीक्ष्ण गेंगाजिन की निकलने लगी। उसका शरीर एक ऐसी अनमोल तलवार की तरह गढ़ा जा रहा था जो दुनिया की किसी भी चीज को काट सके। उसके चारों ओर 10 मीटर का क्षेत्र तलवारों की दुनिया में बदल गया था। यदि वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित न करता तो 10,000 मील तक का क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाता। धमाका। जैसे ही आर्यन ने अंतिम कदम बढ़ाया, उसके शरीर ने सारी गेंगजिन ऊर्जा सोख ली। उस क्षण 10,000 मील के दायरे में मौजूद हर योद्धा की तलवार अपने आप खनकने लगी, मानो वे अपने सम्राट का अभिनंदन कर रही हों। बैटल एक्स मर्केंटाइल हॉल बैटल एक्स मर्सनरी हॉल। सम्राट विक्रम वॉर एक्स ग्रेट एम्परर ने अचानक महसूस किया कि मर्केंटाइल हॉल के भीतर रखी अनगिनत तलवारें गूंजने लगी हैं। यदि योद्धाओं के हाथों में मौजूद तलवारें गूंजतीं तो ये सामान्य होता, पर यहाँ तो खजाने में रखी लावारिस तलवारें भी खुद ब खुद झंकृत हो रही थीं। ये तो सम्राट विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें एक ही संभावना सूझी, जन्मजात खड्ग शरीर अनेट सेबर फिजिक। यह एक अत्यंत दुर्लभ शारीरिक बनावट है। गेंगजिन पत्थर जैसे दुर्लभ खजाने के बिना इसे प्राप्त करना लगभग असंभव है। विक्रम सोचने लगे कि पूरे जोंगहाई सुपर बेस में ऐसा कौन सा शक्तिशाली योद्धा है जिसने इसे सिद्ध किया है। क्या यह आर्यन है? विक्रम ने अपनी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस से हेवनली पवेलियन की ओर देखा। जैसे जैसे उनकी दृष्टि पवेलियन के करीब पहुंची, उन्हें तलवारों की एक ऐसी भयानक ऊर्जा महसूस हुई जिसने उस पूरे शून्य को एक तलवारों के संसार में बदल दिया था। निश्चित रूप से यह आर्यन ही है। जल्द ही यह खबर चारों ओर फैल गई। चंद्र देवी संप्रदाय मून गॉड सेक्ट में बैठी चांदनी मून एम्प्रेस को जब इसका पता चला तो वह तुरंत हेवनली पवेलियन पहुंची। वह बाहर इंतजार कर रही थी ताकि आर्यन की साधना में खलल ना पड़े। तभी भीतर से आर्यन की आवाज आई, चांदनी अंदर आ जाओ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी का स्वागत किया।
उसने उसे बताया कि इस जन्मजात खड्ग शरीर ने उसकी तलवारबाजी की शक्ति को 1.5 गुना बढ़ा दिया है। अब आर्यन की ताकत पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली 7 सितारा सम्राटों को टक्कर देने के लायक हो गई थी। ड्रैगन पैलेस में हलचल। आर्यन जब अपनी साधना में व्यस्त था, उसी समय झोंगहाई सुपर बेस के पास स्थित ड्रैगन पैलेस में कुछ अजीब बदलाव हुए। पैलेस के टेलीपोर्टेशन हॉल में रोशनी चमकी और एक मानवरूपी आकृति बाहर निकली। वह दिखने में इंसान जैसा था, पर उसके माथे पर 2 ड्रैगन सींग थे और उसने शाही ड्रैगन पोशाक पहन रखी थी। वह ड्रैगन कबीले का एक सदस्य था। ड्रैगन कबीले के सदस्य जब दिव्य पद डिवाइन रैंक प्राप्त कर लेते हैं, तो वे मानव रूप धारण कर सकते हैं। उस ड्रैगन योद्धा ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे क्षेत्र को स्कैन किया और झल्ला उठा। ड्रैगन पैलेस समय से पहले ही खुल गया और कई हिंसक जीवों ने यहाँ के खजाने लूट लिए। पर ये क्या, मुझे एक भी अधिपति जीव बीस्ट ओवरलॉर्ड महसूस क्यों नहीं हो रहा? उसने लाखों मील तक अपनी दृष्टि दौड़ाई, पर उसे एक भी ऐसा जीव नहीं मिला जिसके पास भोर सूर्य स्तर की रक्त प्रतिभा हो। वह तुरंत पावन ड्रैगन वृक्ष सेक्रेड ड्रैगन ट्री के पास पहुंचा। वृक्ष सुरक्षित है, पर फल गायब हैं। अगर इस दुनिया में कोई दिव्य स्तर का जीव पैदा होता तो हमारे कबीले को तुरंत पता चल जाता। अगर वे यहाँ नहीं हैं तो आखिर वे गए कहाँ? वह ड्रैगन योद्धा अत्यंत चकित और क्रोधित था। लगता है इस दुनिया के निचले स्तर के हिंसक जीवों से ही पूछताछ करनी होगी। वे ही बता सकते हैं कि यहाँ के अधिपतियों का संहार किसने किया। क्या वह ड्रैगन योद्धा मनुष्यों की उपस्थिति का पता लगाता है और आर्यन को अपनी और अपने परिवार चांदनी और आन्या की सुरक्षा के लिए पहली बार किसी दिव्य विरोधी का सामना करना पड़ता है? अध्याय 126 ख्याति और महिमा मंदिर का ध्यान। ड्रैगन कबीले के उस योद्धा ने हवा में ही एक सम्राट स्तर के हिंसक जीव को दबोच लिया। उसके शरीर से निकलते दिव्य दबाव के आगे वह जीव थर-थर कांपने लगा। बताओ, इस दुनिया में क्या हुआ है? मुझे यहाँ के अधिपति जीव ओवरलॉर्ड्स क्यों नहीं मिल रहे? ड्रैगन योद्धा ने गरजते हुए पूछा। वह बेचारा सम्राट स्तर का जीव इतना डर गया था कि उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसने डरी हुई आवाज में उत्तर दिया, महाराज, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर सुना है कि कुछ समय पहले नौजीवन बिल्ली सम्राट ने कृष्ण नाग और अन्य अधिपतियों को मार डाला था। कृष्ण नाग? क्या इस दुनिया में असली नाग ड्रैगन्स रहते हैं? योद्धा ने पूछा। नहीं महाराज, वह तो एक उपनाग सब ड्रैगन था, उस जीव ने सफाई दी। एक अशुद्ध रक्त वाले जीव की इतनी हिम्मत कि वह खुद को नाग अधिपति कहे। अगर वह जिंदा होता तो मैं खुद उसका वध कर देता। ड्रैगन योद्धा ने क्रोध में कहा, जिससे हजारों मील तक उसकी नाग शक्ति ड्रैगन माइट फैल गई। जब उस जीव ने अंतरिक्ष दरार स्पेस रिफ्ट और मनुष्यों का जिक्र किया तो ड्रैगन योद्धा के कान खड़े हो गए। तुम्हारा मतलब है कि इस दुनिया का सीधा संपर्क मनुष्यों की दुनिया से है और वहां सम्राट स्तर के लोग आ जा सकते हैं? ड्रैगन योद्धा ने आश्चर्य से पूछा। उसे पता था कि ब्रह्मांड में मनुष्यों की संख्या और उनकी सीखने की क्षमता बहुत अधिक है। उसने सोचा, दिलचस्प है। हमारा ड्रैगन कबीला कभी मनुष्यों के क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं करता, पर यह ग्रह तो सीधा जुड़ा हुआ है। अगर यह खबर कबीले के बुजुर्गों तक पहुंची तो वे इस ग्रह पर कब्जा करने के बारे में जरूर सोचेंगे। योद्धा ने उस जीव को मार डाला ताकि मनुष्यों को उसके आने की खबर न मिले। फिर उसने अपना रूप बदला, अपने सींग गायब किए और एक सुंदर मानव युवक का भेष धारण कर झोंगहाई सुपर बेस की ओर उड़ चला। पृथ्वी की अनूठी शक्ति। झोंगहाई बेस पहुंचकर उसने 5 सितारा अंतरिक्ष दरार को देखा। उसने अपनी चेतना कॉन्शियसनेस को पृथ्वी की ओर भेजा, लेकिन जैसे ही उसकी चेतना ने पृथ्वी को छुआ, धमाका! पृथ्वी की ओर से एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई और मौसम अचानक बदल गया। ड्रैगन योद्धा तुरंत वहां से गायब हो गया। दूर जाकर उसने गहरी सांस ली। ये ग्रह अभी अभी पुनर्जीवित रिवाइव हुआ है और इसकी क्षमता असीमित है, लेकिन यहाँ की दुनिया की इच्छा शक्ति वर्ल्ड दिव्य स्तर के प्राणियों को दबा देती है। अगर मैं वहां गया तो मेरी शक्ति एक साधारण सम्राट के बराबर रह जाएगी। उसने तय किया कि वह इस मामले की सूचना अपने कबीले को देगा। वह ड्रैगन पैलेस लौटा और टेलीपोर्टेशन के जरिए वहां से चला गया। झोंगहाई बेस के योद्धाओं और साधना में लीन आर्यन को इस खतरे का अंदाजा भी नहीं था। आर्यन की नई साधना। उसी दिन आर्यन अपनी साधना से बाहर आया। यद्यपि उसने अभी तक 10वीं शारीरिक सीमा नहीं तोड़ी थी, पर उसका गेंगजिन पत्थर खत्म हो चुका था। उसने इसका काफी हिस्सा जन्मजात खड्ग शरीर बनाने में खर्च कर दिया था। कोई बात नहीं, मैं 10वीं सीमा के बहुत करीब हूं, आर्यन ने खुद को सांत्वना दी। अब उसका मुख्य लक्ष्य अपनी नककला क्लॉ टेक्निक को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था। अपनी नक्षत्र प्रहार और उच्च स्तरीय समझ के कारण वह अब नकपंथ क्लॉ डाउ की 20% समझ विकसित कर चुका था। यदि मैं इसे 30% तक ले जा सका तो मैं उस दिव्य स्तरीय नककला का अभ्यास कर पाऊंगा। वह मेरा पहला दिव्य कौशल डिवाइन स्किल होगा। इस विचार मात्र से ही आर्यन रोमांचित हो उठा और वह फिर से गहन अभ्यास में जुट गया।
1 महीने बाद आर्यन अपनी साधना से बाहर आया। नखपंथ क्लॉडाउ की 30% समझ आखिरकार हासिल हो गई। आर्यन को भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी नखपंथ की समझ उसकी तलवारबाजी से पहले 30% तक पहुंच जाएगी। उसने एक पौराणिक स्तर लेजेंडरी ग्रेड के नख कौशल महान स्वर्गीय नाग नख ग्रेट हेवनली ड्रैगन क्लॉ में पूर्णता प्राप्त कर ली थी। ये कौशल न केवल हमले की शक्ति को 100 गुना बढ़ा देता है, बल्कि इसमें नाग शक्ति का खौफ भी शामिल है। साथ ही उसने उस रजत चंद्र स्तर के नख शस्त्र को अपने शरीर के साथ जोड़ लिया था, जो किसी भी शत्रु के हथियार को चकनाचूर करने में सक्षम था। आर्यन अब एक दिव्य पद डिवाइन रैंक नख कौशल सीखना चाहता था, लेकिन उसके लिए नखपंथ की कम से कम 35% समझ अनिवार्य थी। वर्तमान गति से उसे इसमें आधा साल और लगने वाला था। यद्यपि यह गति दुनिया के लिए अकल्पनीय थी, पर आर्यन को यह समय अधिक लगा। इसलिए उसने कुछ समय आराम करने का निर्णय लिया। हेवनली पवेलियन की प्रगति। साधना कक्ष से बाहर आकर आर्यन ने अपनी छोटी बहन आन्या को बुलाया। आन्या अब संत स्तर पर थी और उसकी दिमागी क्षमता 23% तक खुल चुकी थी, जिससे वह जोंगहाई सुपर बेस की एक प्रभावशाली हस्ती बन गई थी। भैया, आप साधना से बाहर आ गए, आन्या ने खुशी से कहा। आन्या ने रिपोर्ट दी कि हेवनली पवेलियन में अब 23 संत स्तर के सदस्य और सैकड़ों राजा स्तर के योद्धा हैं। साथ ही इति अब एक उच्च स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर बन गई है। आर्यन ये जानकर बहुत संतुष्ट हुआ। इति के पास नक्षत्र स्तर की प्रतिभा थी और वह भविष्य में और भी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली थी। महिमा आभासी दुनिया और सम्राट रैंकिंग। आर्यन ने सोचा कि अब अपनी असली ताकत का थोड़ा प्रदर्शन करना चाहिए ताकि कोई उसे कमजोर समझने की भूल न करे। वह महिमा आभासी दुनिया ग्लोरी वर्चुअल वर्ल्ड में प्रविष्ट हुआ और महिमा मीनार ग्लोरी टावर की 18वीं मंजिल को चुनौती दी। बिना अपनी काल प्रतिभा या अंतरिक्ष प्रतिभा का उपयोग किए केवल अपनी नई नख कला के दम पर उसने विरोधी को हरा दिया और 6 सितारा सम्राट की शक्ति प्राप्त की। आभासी दुनिया की सम्राट रैंकिंग तुरंत अपडेट हुई। सम्राट रैंकिंग #33। आर्यन 10 सहस्र नियम सम्राट संबद्धता हेवनली पवेलियन 6 सितारा सम्राट शक्ति। पूरे चीन के मार्शल आर्टिस्ट्स में हलचल मच गई। लोग चर्चा करने लगे कि जोंगहाई बेस से एक नया 6 सितारा सम्राट निकला है। लोग उसे 10 सहस्र नियम सम्राट 10,000 लॉज हेवनली एम्परर के नाम से पुकारने लगे। महिमा मंदिर का आमंत्रण। त्यानफू सुपर बेस के भीतर स्थित महिमा मंदिर ग्लोरी श्राइन के एक कक्ष में सुनहरे वस्त्र पहने कई महान सम्राट बैठे थे। उनके हाथों में आर्यन की जानकारी वाले दस्तावेज थे। आर्यन, जिसे अब 10 सहस्र नियम सम्राट कहा जा रहा है, उसके पास अद्भुत प्रतिभा है। यहाँ तक कि सम्राट विक्रम ब्रेकिंग एनिमी ट्रूप्स सेबर एम्परर भी उसके साथ केवल बराबरी पर छूट पाए थे। मेरा प्रस्ताव है कि हमें उसे अपने विशेष समूह सर्कल में आमंत्रित करना चाहिए। वहां मौजूद अन्य सम्राटों ने एक स्वर में कहा, सहमत। अब सवाल यह था कि आर्यन से संपर्क करने के लिए किसे भेजा जाए। अध्याय 127 महिमा मंदिर और उसके पीछे का रहस्य। काफी विचार विमर्श के बाद महिमा मंदिर के महान सम्राटों ने तय किया कि सम्राट विक्रम ब्रेकिंग एनिमी ट्रूप्स सेबर एम्परर की आर्यन को आमंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। विक्रम ने पहले आर्यन के साथ द्वंद्व किया था, इसलिए उनके बीच बातचीत करना आसान था। विक्रम उस समय एक हिंसक दुनिया के पहाड़ों में एक सम्राट स्तर के जीव का शिकार कर रहे थे। जब उन्हें यह संदेश मिला तो उन लोगों ने आखिरकार आर्यन की क्षमता को पहचान ही लिया। ठीक है, मैं वैसे भी थोड़ा उब रहा था, मैं जाता हूँ। वे बिजली की गति से उड़ते हुए जोंगहाई सुपर बेस पहुंचे। उस समय आर्यन अपनी पत्नी चांदनी मून एम्प्रेस के साथ सड़क पर टहल रहा था। तभी उसके चेहरे के भाव बदल गए। स्वामी, क्या हुआ? चांदनी ने पूछा। हेवनली पवेलियन में एक खास मेहमान आया है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। एक रहस्यमयी आमंत्रण। हेवनली पवेलियन के स्वागत कक्ष में आर्यन और सम्राट विक्रम आमने सामने बैठे थे। बाकी सबको बाहर भेज दिया गया था। सम्राट विक्रम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेहमान आप होंगे। आर्यन थोड़ा हैरान था। विक्रम जैसे प्रभावशाली व्यक्ति का अचानक यहाँ आना कोई साधारण बात नहीं थी। 10 सहस्र नियम सम्राट, मैं यहाँ महिमा मंदिर के कुछ उच्च पदों के निर्देश पर आया हूँ। विक्रम ने सीधे मुद्दे की बात की। वे तुम्हें महिमा मंदिर में आमंत्रित करना चाहते हैं। मुझे क्षमा करें, पर मैं महिमा मंदिर में शामिल होने का इच्छुक नहीं हूँ, आर्यन ने दो टूक जवाब दिया। वह किसी के अधीन रहकर अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहता था। विक्रम हंस पड़े, तुम गलत समझ रहे हो। यह आमंत्रण मंदिर में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि उसे देखने और उसके पीछे के विशेष समूह सर्कल को समझने के लिए है। हर 6 सितारा सम्राट इस सम्मान का पात्र होता है। वहां तुम एक ऐसी दुनिया देखोगे जो साधारण सम्राटों की कल्पना से परे है। तुम्हें क्या लगता है, मैं सम्राट रैंकिंग में 23वें स्थान पर हूं, पर उस समूह में मैं सबसे निचले पायदान पर आता हूं। आर्यन की जिज्ञासा जाग गई। क्या मुझ पर कोई पाबंदी होगी? बिल्कुल नहीं। आर्यन तैयार हो गया। उसने चांदनी और अपनी बहन आन्या को जरूरी निर्देश दिए और विक्रम के साथ त्यानफू सुपर बेस के लिए प्रस्थान किया।
महिमा मंदिर का असली सच। आर्यन और विक्रम जब महिमा मंदिर पहुंचे तो आर्यन उसकी भव्यता देखकर दंग रह गया। यह कोई साधारण इमारत नहीं थी, बल्कि एक भोर सूर्य स्तर शी लेवल का दिव्य शस्त्र था, जिसमें अनगिनत नियम लॉज समाये हुए थे। आर्यन, ये जो मंदिर तुम देख रहे हो, ये सिर्फ एक मुखौटा है, विक्रम ने चलते हुए बताया। यहाँ बहुत कम सम्राट रहते हैं। असली सम्राट एक लघु संसार स्मॉल वर्ल्ड में रहते हैं। पृथ्वी पर एक ऐसा लघु संसार है जिसे महिमा मंदिर प्रबंधित करता है। पर महिमा मंदिर वह नहीं है जो तुम समझते हो। विक्रम ने गहरी सांस ली और एक चौंकाने वाली बात कही, तुम्हें क्या लगता है, पृथ्वी पर ये अचानक जो महापरिवर्तन ग्रेट चेंज हुआ, क्या वह प्राकृतिक था? आर्यन का दिल धक गया। क्या वह प्राकृतिक नहीं था? बिल्कुल नहीं। मुझे सटीक कारण तो नहीं पता, पर यह सब महिमा मंदिर के पीछे छिपी उस महान शक्ति से जुड़ा है। आर्यन को महसूस हुआ कि वह मानवता के सबसे बड़े और गहरे रहस्य के द्वार पर खड़ा है। आर्यन अचानक रुक गया और उसने सम्राट विक्रम ब्रेकिंग एनिमी ट्रूप सेबर एम्परर की ओर अविश्वास से देखा। सम्राट विक्रम, क्या महिमा मंदिर ग्लोरी श्राइन त्यानफू सुपर बेस की सबसे शक्तिशाली संस्था नहीं है? क्या इसके पीछे भी कोई और शक्ति है? विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा। आर्यन, तुम प्राचीन सभ्यता के युग के बारे में जानते हो, है ना? जब पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त होने वाली थी तो कई प्राचीन संप्रदाय पृथ्वी छोड़कर चले गए। कुछ अंतरिक्ष में चले गए तो कुछ ऐसे लघु संसारों स्मॉल वर्ल्ड्स में छिप गए जहां ऊर्जा बची थी। समय के साथ उन संसारों के लोग सामान्य इंसान बन गए, पर उनकी संस्कृति प्राचीन ही रही। जब पृथ्वी पुनर्जीवित हुई तो उन लघु संसारों की ऊर्जा भी लौट आए और वहां एक अंतर नक्षत्र टेलीपोर्टेशन एरे इंटरस्टेलर टेलीपोर्टेशन एरे खुल गया। अंतर नक्षत्र टेलीपोर्टेशन एरे? आर्यन ने हैरान होकर पूछा, क्या प्राचीन सभ्यता के लोग वापस आ गए हैं? विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, पर उन्हें प्राचीन नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के इंसान कहना सही होगा। वे उस ग्रह से आए हैं जहां प्राचीन संप्रदाय बसे थे। लगभग 100 साल पहले वहां के लोगों ने महिमा मंडप ग्लोरी पवेलियन नाम की संस्था बनाई। हमारा महिमा मंदिर इसी बाहरी संस्था द्वारा समर्थित है। यह एक आपसी फायदे का रिश्ता है। उपयोग और स्वार्थ। फायदा? आर्यन सोच में पड़ गया। हाँ, विक्रम ने बताया, वे हमें तकनीक, हथियार और सीमा भेदन गोलियां वर्ल्ड ब्रेकिंग पिल्स देते हैं और बदले में हम उन्हें पृथ्वी के संसाधन देते हैं। वे खुद पृथ्वी पर कदम नहीं रखते, शायद वे किसी चीज से डरे हुए हैं। हमें लगता है कि पृथ्वी का ये पुनरुत्थान इन्हीं बाहरी शक्तियों ने किया है। विक्रम ने आगे बताया कि केवल भारत की नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के पीछे भी ऐसी ही बाहरी शक्तियां हैं। उस लघु संसार में 8 सितारा और 9 सितारा सम्राट भी मौजूद हैं। वर्तमान में पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली योद्धा एक 8 सितारा सम्राट है जो पश्चिमी युद्ध देवता हॉल से संबद्ध है। भूलोक अर्थ इमॉर्टल रेल्म। जल्द ही वे टेलीपोर्टेशन एरे के पास पहुंचे। इस लघु संसार को सब भूलोक अर्थ इमॉर्टल रेल्म कहते थे। जैसे ही आर्यन ने वहां कदम रखा, उसे एक भारी दबाव महसूस हुआ। ये गुरुत्वाकर्षण नहीं बल्कि नियमों का दमन रूल सप्रेशन था जो योद्धाओं की विनाशकारी शक्ति को सीमित करता था। वहां एक प्राचीन शहर में पहुंचकर आर्यन हैरान रह गया। वहां मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा साधारण इंसान थे। विक्रम ने समझाया कि यहाँ हिंसक जीवों का खतरा नहीं है, इसलिए आबादी बहुत ज्यादा है। सम्राट ली लिंग से मुलाकात। विक्रम आर्यन को एक विशाल भवन के ऊपरी तल पर ले गए। वहां उसकी मुलाकात महिमा मंदिर के 7 सितारा विशेषज्ञ सम्राट ली लिंग ग्रेट एम्परर से हुई। ली लिंग देखने में युवा थे, पर उनकी आभा अत्यंत भयानक थी। वे सम्राट रैंकिंग में 7वें स्थान पर थे। आर्यन, बैठो, ली लिंग ने मुस्कराते हुए कहा। आर्यन ने सीधे पूछा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तो महिमा मंदिर में शामिल भी नहीं होना चाहता। ली लिंग हंसे और बोले, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। भूलोक में दुनिया भर के सम्राट आते हैं और यहाँ देशों के बीच आपसी टकराव होते हैं। हमें बाहरी शक्तियों से भी सावधान रहना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पृथ्वी के जितने शक्तिशाली सम्राट हो सकें वे यहाँ आएं। कमजोर सम्राटों को यहाँ लाना कोटा की बर्बादी है। कोटा? कैसा कोटा? आर्यन ने पूछा। ली लिंग ने एक अंगूठी निकाली। ये भूलोक में कभी भी आने जाने की अनुमति देने वाला कोटा है। मैं तुम्हें यह अधिकार देना चाहता हूँ। अध्याय 128 7 नक्षत्र स्तर खड्ग प्रतिभाएं। क्या मैं भूलोक अर्थ इमॉर्टल रेल्म में कभी भी आ जा सकता हूँ? आर्यन उस अंगूठी को एकटक देखता रहा। उसके मन में एक नई उमंग थी। यद्यपि भूलोक में मुख्य पृथ्वी की तुलना में संसाधन कम थे, लेकिन यह इंसानों के रहने के लिए अधिक उपयुक्त था। यहाँ कई सम्राट स्तर के योद्धा रहते थे, जिससे संवाद और व्यापार आसान था। आर्यन के लिए भूलोक का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की प्रतिभाएं थीं। इतने सारे शक्तिशाली योद्धाओं के बीच निश्चित रूप से कोई ऐसा होगा जिसके पास वह नक्षत्र स्तर मॉर्निंग स्टार की तलवारबाजी प्रतिभा हो, जिसे वह अपनी रजत चंद्र रेडियंट मून स्तर में बदलने के लिए तरस रहा था।
सम्राट आर्यन, ये भूलोक मुद्रिका अर्थ इमॉर्टल रिंग तुम्हारे लिए है, सम्राट ली लिंग ग्रेट एम्परर ने उसे अंगूठी सौंपते हुए कहा। ये भूलोक की विशेष जादुई सामग्री और वहाँ के लघु संसार की शक्ति से बनी है। हमारे महिमा मंडप के पास भी इसे बनाने की विधि नहीं है, इसलिए इसके 12 स्लॉट अत्यंत कीमती हैं। इसे संभाल कर रखना। आर्यन ने धन्यवाद दिया और महिमा मंदिर के उस ठिकाने से प्रस्थान किया। भूलोक की गोपनीयता। भूलोक का रहस्य केवल 6 सितारा सम्राटों और उससे ऊपर के योद्धाओं तक ही सीमित रखा गया था। साधारण इंसान या कमजोर मार्शल आर्टिस्ट टेलीपोर्टेशन की शक्ति को सहन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यदि सभी शक्तिशाली योद्धा भूलोक चले जाते तो पृथ्वी पर हिंसक जीवों बीस्ट्स का सामना करने वाला कोई नहीं बचता। आर्यन फिलहाल अकेले ही यहाँ आ सकता था। उसने सोचा कि चांदनी और हेवनली पवेलियन के लोगों के लिए अभी पृथ्वी पर रहना ही सुरक्षित है। भूलोक एक विशाल क्षेत्र था। आर्यन जिस शहर में पहुंचा था उसका नाम यू सिटी था। यह महिमा मंदिर द्वारा नियंत्रित एक छोटा शहर था। आर्यन को मुख्यालय नहीं ले जाया गया क्योंकि उसने मंदिर की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। आर्यन यू सिटी जैसे छोटे स्थान पर नहीं रुकना चाहता था। जानकारी जुटाने के बाद उसने एक बड़े शहर के लिए टेलीपोर्टेशन लिया, डोंगबो सिटी। समृद्ध डोंगबो सिटी लगभग 80 साल पहले स्थापित हुआ था और यह पृथ्वी के किसी विशाल बेस जितना बड़ा था। यहाँ की जनसंख्या लगभग 80 लाख थी, लेकिन यहाँ केवल योद्धा और उनके परिवार ही रह सकते थे। इस शहर की भौगोलिक स्थिति अद्भुत थी। ये डोंगली पर्वत श्रृंखला और बीबो झील के बीच स्थित था। बीबो झील जल तत्व के योद्धाओं के लिए स्वर्ग थी, जबकि डोंगली पर्वत संसाधनों और हिंसक जीवों से भरा था। यहाँ से पूर्वी साधना जगत भारत और आसपास की शक्तियाँ और उत्तरी साधना जगत रूस नदर्न बियर सुपर बेस के बीच व्यापार होता था। आर्यन ने केंद्रीय साधना जगत सेंट्रल रेल्म न जाने का फैसला किया क्योंकि वह क्षेत्र बहुत अराजक था। वहाँ 8 सितारा और 9 सितारा सम्राटों का खतरा था। आर्यन जानता था कि वह 7 सितारा सम्राट से लड़ सकता है, पर 8 सितारा से उसे भागना होगा और 9 सितारा के सामने तो शायद भागने की उम्मीद भी कम थी। सम्राट रैंकिंग का रहस्य। आर्यन डोंगबो सिटी के डोंगबो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचा। वहां नक्षत्र स्तर के हथियार, दुर्लभ औषधियां और प्रतिभा बढ़ाने वाले खजाने बिक रहे थे। उनकी कीमत युआन ऊर्जा पत्थरों युआनची स्टोन्स में थी, जो आम योद्धाओं की पहुंच से बाहर थी। तभी उसकी नज़र कुछ योद्धाओं पर पड़ी जो उत्तेजित होकर बात कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है, भूलोक की सम्राट रैंकिंग अपडेट हो गई है। इतनी जल्दी? क्या ये साल में एक बार नहीं होती? कहते हैं कि एक नई महान प्रतिभा हेवनली टैलेंट का उदय हुआ है, जिसके कारण सभी बड़ी शक्तियों ने मिलकर रैंकिंग जारी की है। आर्यन ने तुरंत काउंटर से सम्राट रैंकिंग एम्परर रैंकिंग की एक प्रति खरीदी। उसने पन्ने पलटना शुरू किया और जल्द ही उसे सम्राट ली लिंग का नाम दिखाई दिया। पर उसकी निगाहें उस नाम को ढूंढ रही थीं जिसके उदय ने पूरे भूलोक में खलबली मचा दी थी। भूलोक सम्राट रैंकिंग में 72वें स्थान पर सम्राट अमर ग्रेट एम्परर का नाम देखकर आर्यन चकित रह गया। जो सम्राट अमर महिमा सम्राट रैंकिंग में 7वें स्थान पर थे, वे यहाँ 72वें पायदान पर थे। इससे स्पष्ट था कि भूलोक में विशेषज्ञों की कमी नहीं थी। आर्यन की नज़र रैंकिंग के पहले स्थान पर टिकी। सम्राट रैंकिंग #1 स्वर्ण युद्ध सम्राट 8 सितारा सम्राट शक्ति। भूलोक की इस रैंकिंग में असली नामों के बजाय उपाधियों का उपयोग किया गया था। यदि आर्यन इसमें शामिल होता तो उसका नाम 10 सहस्र नियम सम्राट के रूप में दर्ज होता। आर्यन उन योद्धाओं को खोजना चाहता था जिनके पास नक्षत्र स्तर मॉर्निंग स्टार की खड्ग प्रतिभा हो। इसके लिए उसने डोंगबो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संपर्क किया। वहां उसकी मुलाकात प्रिया नाम की एक संत स्तर की महिला अधिकारी से हुई। आर्यन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर प्रिया से 1,50,000 युआन पत्थरों के बदले सारी गोपनीय जानकारी हासिल कर ली। 3 दिन बाद उसे 7 ऐसे योद्धाओं की सूची मिली जिनके पास वह दुर्लभ प्रतिभा थी। आर्यन 10 सहस्र नियम सम्राट चैम्बर को संदेह था कि उसके पास नक्षत्र स्तर की खड्ग प्रतिभा और उच्च स्तरीय अंतरिक्ष प्रतिभा है। सम्राट विक्रम ब्रेकिंग एनिमी ट्रूप सेबर एम्परर, जिसकी प्रतिभा आर्यन पहले ही कॉपी कर चुका था। 10 प्रहार खड्ग सम्राट नदर्न बियर एलायंस का योद्धा। वर्तमान में वह भूलोक से बाहर था। रक्त खड्ग सम्राट साहा सुपर बेस में तैनात। वहां जाना बहुत जोखिम भरा था। उन्मत्त खड्ग युद्ध सम्राट भूलोक का स्थानीय सम्राट। फिलहाल वह अपने शहर उन्मत्त खड्ग नगर में नहीं था। पावन प्रकाश खड्ग संत पश्चिमी युद्ध देवता हॉल का एक स्थानीय योद्धा। वह वर्तमान में नील खड्ग संप्रदाय स्काई ब्लू ब्लेड सेक्ट के प्राचीन खंडहरों में था। राजकुमार शौर्य स्वर्ण युद्ध सम्राट का पुत्र। वह युद्ध देवता हॉल की कड़ी सुरक्षा के भीतर था। सूची का विश्लेषण करने के बाद आर्यन की आंखें चमक उठीं। केवल एक ही लक्ष्य ऐसा है जहां तक पहुंचा जा सकता है, पावन प्रकाश खड्ग संत। वह योद्धा इस समय एक प्राचीन सभ्यता के खंडहरों में था। आर्यन ने बिना समय गंवाए डोंगबो नगर छोड़ा और उस रहस्यमयी घाटी की ओर निकल पड़ा जहां नील खड्ग संप्रदाय के अवशेष दफन थे।
अध्याय 129 निरंतर चमत्कार आर्यन की अपेक्षाएं। किले के भीतर एक सम्राट स्तर के विशेषज्ञ ने आर्यन की ओर देखा और कहा, एक प्रवेश टोकन की कीमत 1 लाख युआन पत्थर है। साधारण संत स्तर के योद्धाओं के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन आर्यन के लिए ये कुछ भी नहीं था। उसने पत्थर चुकाए और टोकन लेकर पर्वत श्रृंखला को घेरने वाले सुरक्षा घेरे अरे को पार कर लिया। जैसे ही उसने नील खड्ग संप्रदाय स्काई ब्लू ब्लेड सेक्ट के खंडहरों में कदम रखा, उसने अपनी नकल करने की शक्ति कॉपी टैलेंट को सक्रिय किया। उसकी यह शक्ति अब 1 लाख मीटर के दायरे को कवर कर सकती थी, जो पूरे खंडहर के लिए पर्याप्त थी। आर्यन की आंखों के सामने अनगिनत योद्धाओं की प्रतिभाएं तैरने लगीं, मध्यम खड्ग कौशल, उच्च स्तरीय खड्ग कौशल और यहाँ तक कि कुछ के पास शीर्ष स्तरीय प्रतिभा भी थी। मिल गया। आर्यन की नज़र पावन प्रकाश खड्ग संत बैरी केबल पर पड़ी। उसकी प्रतिभाएं कुछ इस प्रकार थीं। खेती प्रतिभा रजत चंद्र रेडियंट मून, शक्ति प्रतिभा प्रगाढ़ प्रोफाउंड मीनिंग, खड्ग प्रतिभा नक्षत्र स्तर मॉर्निंग स्टार। बिना एक पल गंवाए आर्यन ने उसकी नक्षत्र स्तर की खड्ग प्रतिभा को कॉपी कर लिया। उसका मुख्य उद्देश्य पूरा हो चुका था, लेकिन उसने तुरंत जाने के बजाय खंडहरों की खोज करने का फैसला किया। क्या पता यहाँ कोई दिव्य खड्ग तकनीक मिल जाए। नील खड्ग शिलालेख का रहस्य। आर्यन एक विशाल प्रांगण में पहुंचा जहां बहुत सारे संत स्तर के योद्धा एक विशाल पत्थर के शिलालेख के सामने जमा थे। पास खड़े एक योद्धा ने समझाया, ये नील खड्ग शिलालेख है। कहते हैं इसमें एक महान रहस्य छिपा है। जो भी अपनी एकाग्रता इस पर लगाता है, उसकी चेतना इसके भीतर चली जाती है। वहां आपको एक खड्ग तकनीक दिखाई देगी। यदि आप उसे निर्धारित समय में सीख लेते हैं, तो आप अगली और अधिक शक्तिशाली तकनीक देख पाएंगे। जो रजत स्तर सिल्वर लेवल की तकनीक सिद्ध कर लेता है, उसे उस मुख्य मंदिर में प्रवेश मिलता है। तभी एक सफ़ेद रोशनी चमकी और पावन प्रकाश खड्ग संत उस मंदिर के भीतर गायब हो गया। लोगों में हलचल मच गई। देखो, उसने रजत स्तर की तकनीक समझ ली और मंदिर में प्रवेश पा लिया। वह युद्ध देवता हॉल का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली योद्धा जो है। आर्यन मुस्कुराया और शिलालेख के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने शिलालेख पर ध्यान लगाया, एक खिंचाव महसूस हुआ और उसकी चेतना एक आंतरिक स्थान में पहुंच गई। शिलालेख की परीक्षा। इस शिलालेख का निर्माण निश्चित रूप से किसी दिव्य स्तर के विशेषज्ञ ने किया होगा, आर्यन ने सोचा। अचानक उसके सामने एक कृष्ण लोह ब्लैक आयन लेवल स्तर की खड्ग तकनीक प्रकट हुई। एक यंत्रवत आवाज गूंजी, इस तकनीक को 10 घंटे के भीतर प्रारंभिक स्तर तक सीखो। तकनीक का नाम था मन समीर खड्ग कला क्लियर विन नाइफ टेक्निक। आर्यन के लिए यह बच्चों का खेल था। अपनी उच्च स्तरीय समझ के साथ उसने कुछ ही मिनटों में इसकी बारीकियों को समझ लिया। उसने अपनी तलवार घुमाई और हवा के एक झोंके के साथ एक चमकती धार छोड़ी। मन समीर खड्ग कला प्रारंभिक स्तर सिद्ध। यंत्रवत आवाज फिर से गूंजी, अगली परीक्षा 5 दिनों के भीतर एक ताम्र स्तर कॉपर लेवल की खड्ग तकनीक को प्रारंभिक स्तर तक सिद्ध करो। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि असली चुनौती अब शुरू होने वाली है और वह इस संप्रदाय के सबसे गहरे रहस्य तक पहुंचने के लिए तैयार था। यंत्रवत आवाज के शांत होते ही आर्यन की चेतना के सामने एक ताम्र स्तर कॉपर लेवल की खड्ग कला प्रकट हुई। इसका नाम था नील जल खड्ग तकनीक अजूर वाटर ब्लेड टेक्निक। साधारणतः एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा वाले योद्धा के लिए इसे 5 दिनों में सीखना संभव था, लेकिन आर्यन के पास समय कम था। उसके पास खंडहरों में केवल 20 दिन शेष थे, इसलिए वह ताम्र स्तर पर समय बर्बाद नहीं कर सकता था। अपनी शीर्ष स्तरीय समझ टॉप टियर कॉम्प्रहेंशन टैलेंट का उपयोग करो। आर्यन ने निश्चय किया। जैसे ही उसने अपनी प्रतिभा सक्रिय की, उसकी समझने की शक्ति 20 गुना बढ़ गई। मात्र 1 घंटे के भीतर उसने नील जल खड्ग तकनीक की गहराइयों को समझ लिया और उसे सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। शिलालेख की आवाज फिर गूंजी, ताम्र स्तर सिद्ध। अगली परीक्षा 20 दिनों के भीतर एक रजत स्तर सिल्वर लेवल की खड्ग कला को प्रारंभिक स्तर तक सीखो। अब उसके सामने नील आकाश खड्ग तकनीक अजूर स्काई ब्लेड टेक्निक प्रकट हुई। पावन प्रकाश खड्ग संत जैसे नक्षत्र स्तर की प्रतिभा वाले योद्धा को इसे सीखने में 10 दिन लगे थे, लेकिन आर्यन ने अपनी 20 गुना समझ का लाभ उठाया और मात्र 10 घंटों में इसे सिद्ध कर दिया। बाहरी दुनिया में हड़कंप। बाहर नील खड्ग शिलालेख से एक तीव्र सफ़ेद रोशनी निकली और आर्यन के शरीर को घेर लिया। यह इस बात का संकेत था कि उसने रजत स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और उसे नील स्वर्गीय देव मंदिर हेवनली ब्लू गॉड हॉल में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। वहां खड़े अन्य योद्धा दंग रह गए। ये व्यक्ति कौन है? इसने अभी अभी तो प्रवेश किया था। हाँ, यह मात्र आधा दिन पहले आया था और इसने मुझसे शिलालेख के बारे में पूछा था। क्या इसने इतनी जल्दी रजत स्तर पार कर लिया? क्या ये धोखाधड़ी है? कोई इतनी जल्दी कैसे सीख सकता है? लेकिन शिलालेख के भीतर असली रोमांच अभी बाकी था। यंत्रवत आवाज ने पूछा, अगली परीक्षा 1 महीने के भीतर एक देव स्तर गॉड लेवल की खड्ग कला को सिद्ध करो।
क्या तुम जारी रखना चाहते हो? समय और समझ का खेल। बिना किसी सहायता के 1 महीने में देव स्तर की तकनीक सीखना लगभग असंभव था। यही कारण था कि पावन प्रकाश खड्ग संत ने आगे बढ़ने का जोखिम नहीं लिया था। लेकिन आर्यन के पास 2 गुप्त हथियार थे, 20 गुना समझ और काल प्रतिभा, टाइम टैलेंट के कारण 10 गुना समय का विस्तार। जारी रखो, आर्यन ने मन ही मन कहा। उसके सामने शून्य प्रहार, फ्लैशिंग वॉइड स्ट्राइक नामक देव स्तर की कला प्रकट हुई। आर्यन ने अपनी काल प्रतिभा सक्रिय की। बाहर के 4 घंटे आर्यन के लिए 40 घंटों के बराबर थे। 20 गुना समझ के साथ ये दूसरों के लिए 800 घंटों के अभ्यास के समान था। सुनहरी रोशनी का धमाका हुआ। आर्यन ने शून्य प्रहार सिद्ध कर लिया था। शिलालेख ने घोषणा की, चौथी परीक्षा उत्तीर्ण। अब 3 महीने के भीतर एक पौराणिक स्तर लेजेंडरी ग्रेड की तकनीक सिद्ध करो। बाहर खड़े योद्धाओं ने जब शिलालेख से सुनहरी रोशनी निकलते देखी तो उनके होश उड़ गए। सुनहरी रोशनी, यह क्या हो रहा है? क्या उसने चौथी परीक्षा भी पार कर ली? आर्यन नहीं रुका। उसने 1 और दिन के भीतर, जो उसकी काल प्रतिभा के कारण महीनों के बराबर था, पौराणिक स्तर की दिव्य नील खड्ग कला को भी सिद्ध कर लिया। अब शिलालेख से बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। पूरे खंडहर में सन्नाटा छा गया। कोई भी योद्धा आर्यन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि शिलालेख की सुरक्षात्मक ऊर्जा किसी भी सम्राट स्तर के हमलावर को तुरंत मार सकती थी। आर्यन के मन में अब एक ही सवाल था, क्या अब कोई दिव्य स्तर डिवाइन लेवल की खड्ग कला प्रकट होगी? अध्याय 130, दिव्य स्तर खड्ग कला तारामंडल विनाश। आर्यन के पास अब तक कोई दिव्य स्तर की खड्ग तकनीक नहीं थी, इसलिए वह इसे पाने के लिए बहुत उत्सुक था। नील खड्ग शिलालेख की चुनौतियों को पार करते हुए उसने पौराणिक स्तर की कलाएं देख ली थीं और अब उसे दिव्य कला दिखने की उम्मीद थी। तभी एक यंत्रवत आवाज गूंजी, शून्य प्रहार सिद्ध हो चुका है। अगली परीक्षा के लिए तुम्हें 1 वर्ष के भीतर एक दिव्य स्तर की खड्ग तकनीक को प्रारंभिक स्तर तक सीखना होगा। यह अंतिम चरण है और इसे पूरा करने पर एक रहस्यमयी इनाम मिलेगा। आर्यन रोमांचित हो उठा, लेकिन उसे कठिनाई का भी एहसास था। दिव्य स्तर की तकनीक के लिए खड्ग पंथ की 35% समझ की आवश्यकता थी, जबकि वह अभी 28% पर ही था। मुख्य बाधा उसकी नक्षत्र स्तर की खड्ग प्रतिभा थी, क्योंकि इसके बिना 30% से आगे बना असंभव था। मेरे पास समय है। यदि मैं पावन प्रकाश खड्ग संत से कॉपी की गई प्रतिभा का खुद में विलय कर लूं, तो मेरी प्रतिभा रजत चंद्र स्तर की हो जाएगी। तारामंडल विनाश, स्टारी स्काई एक्सटिंक्शन। आर्यन की एकाग्रता के बीच वह दिव्य तकनीक प्रकट हुई, दिव्य स्तर खड्ग कला तारामंडल विनाश। इसे देखते ही आर्यन की सांसें तेज हो गईं। ये अंतरिक्ष प्रतिभा, स्पेस टैलेंट से जुड़ी एक कला थी, जिसके कारण इसे सीखने के लिए खड्ग पंथ की समझ 35% के बजाय केवल 30% होना ही पर्याप्त था। आर्यन ने तुरंत प्रतिभाओं का विलय शुरू कर दिया। भले ही उसकी चेतना शिलालेख के भीतर थी, पर बाहर उसका शरीर पसीने से तर हो गया और चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। 10 मिनट बाद विलय पूरा हुआ। खड्ग प्रतिभा, रजत चंद्र रेडियंट मून। आर्यन ने बिना समय गंवाए अपनी काल प्रतिभा, टाइम टैलेंट और शीर्ष स्तरीय समझ को सक्रिय किया। उसने अपनी पुरानी जमा की हुई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी निकाल कर खा ली, ताकि उसकी समझने की शक्ति और बढ़ सके। वहां खड़े अन्य संत स्तर के योद्धा उसे इतनी कीमती औषधियां खाते देख दंग रह गए। कितना फिजूल खर्च है ये, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। पावन प्रकाश खड्ग संत का षड्यंत्र। कुछ दिन बीत गए। पावन प्रकाश खड्ग संत सेंट लाइट ब्लेड सेंट मंदिर से बाहर निकला। जब उसने सुना कि आर्यन के शरीर से सुनहरी और बैंगनी रोशनी निकल रही है, तो उसके होश उड़ गए। क्या इसने पौराणिक और देव स्तर की परीक्षाएं पार कर लीं? इतनी जल्दी कैसे? वह समझ गया कि आर्यन निश्चित रूप से दिव्य स्तर की तकनीक सीख रहा है। यद्यपि उसकी खुद की प्रतिभा केवल रजत चंद्र स्तर की थी और वह दिव्य कला नहीं सीख सकता था, पर उसे पता था कि इस कला की कीमत क्या है। उसने सोचा, इसने निश्चित रूप से कोई धोखाधड़ी की है। कोई भी इतनी जल्दी 5 चरणों को पार नहीं कर सकता। मुझे तुरंत बाहर जाकर युद्ध देवता हॉल व गॉड हॉल के महान सम्राटों को सूचित करना चाहिए। इस व्यक्ति को किसी भी हाल में बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए। पावन प्रकाश खड्ग संत ने अन्य अवसरों की तलाश छोड़ दी और तुरंत खंडहरों से बाहर निकल गया। उसका उद्देश्य साफ था, आर्यन के पास मौजूद उस दिव्य तकनीक की जानकारी अपने संप्रदाय को देना, ताकि उसे बंदी बनाकर वह रहस्य निकाला जा सके। नील खड्ग खंडहरों से बाहर निकलते ही पावन प्रकाश खड्ग संत ने तुरंत युद्ध देवता हॉल के सम्राटों से संपर्क किया। ये खबर मिलते ही संप्रदाय के उच्च अधिकारियों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक का निर्णय स्पष्ट था, आर्यन को बंदी बनाना। युद्ध देवता हॉल के हॉल मास्टर स्वर्ण युद्ध सम्राट ने गर्व से कहा, मेरे बेटे को जाने दो। उसके साथ 2 सम्राट स्तर के अंगरक्षक होंगे, जिससे अन्य शक्तियों का ध्यान भी नहीं भटकेगा। जब एक अधिकारी ने जोखिम की बात की, तो स्वर्ण युद्ध सम्राट हंस पड़े, मेरा बेटा राजकुमार शौर्य अब सम्राट स्तर पर पहुंच चुका है।
उसने अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ दिया है और मैंने उसे रजत चंद्र स्तर की खड्ग तकनीक दी है। एक संत स्तर के योद्धा को पकड़ना उसके लिए बच्चों का खेल है। जल्द ही राजकुमार शौर्य अपने 2 अंगरक्षकों फ्रेड और जॉनथन के साथ नील खड्ग नगर पहुंच गया। पावन प्रकाश खड्ग संत बाहर पहरा दे रहा था और पल पल की खबर दे रहा था। अंतिम परीक्षा, तारामंडल विनाश। इधर खंडहरों के भीतर आर्यन अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। 10 गुना काल विस्तार, 20 गुना समझ और अपनी नई रजत चंद्र खड्ग प्रतिभा के साथ उसने 16वें दिन खड्ग पंथ की 30% समझ हासिल कर ली। अब वह दिव्य स्तर की तकनीक तारामंडल विनाश सीखने के योग्य था। उसके पास केवल 3 दिन बचे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अन्य सभी योद्धा खंडहर छोड़कर जा चुके थे। आर्यन एक पत्थर की मूर्ति की तरह शिलालेख के सामने खड़ा था। शिलालेख बंद होने में अब मात्र 15 मिनट बचे थे, तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। समझ गया। आर्यन ने अपनी खड्ग उठाए और शून्य में प्रहार किया। ऐसा लगा मानो पूरा आसमान ही ढहने वाला हो। धमाका! उस एक प्रहार ने अंतरिक्ष को कांच की तरह बिखेर दिया। चारों ओर अंतरिक्ष दरारें, स्पेस रिफ्ट्स बन गईं। यह मात्र हमला नहीं था, यह अंतरिक्ष का विनाश था। इसकी शक्ति पौराणिक स्तर की कलाओं से कहीं परे थी। यंत्रवत आवाज गूंजी, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण। तुम्हें एक रहस्यमयी इनाम दिया जाता है। एक प्रकाशपुंज आर्यन की आत्मा में समा गया। इससे पहले कि वह उसे देख पाता, खंडहरों की सुरक्षात्मक शक्ति ने उसे बाहर फेंक दिया। आर्यन पर्वत श्रृंखला के बाहर प्रकट हुआ। उसे अफसोस था कि समय की कमी के कारण वह मुख्य मंदिर के खजाने नहीं देख पाया, पर दिव्य तकनीक और उस रहस्यमयी इनाम के सामने वे खजाने कुछ भी नहीं थे। घेराबंदी। आर्यन वापस लौटने ही वाला था कि उसे एक तीव्र शत्रुता का एहसास हुआ। सामने पावन प्रकाश खड्ग संत खड़ा था, जिसकी आंखों में गहरी नफरत और लालच था। पावन प्रकाश खड्ग संत मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। आर्यन ने अपनी शुभ अशुभ प्रतिभा, गुड एंड ईविल टैलेंट से भांप लिया। यद्यपि वह भेष बदले हुए था, पर उसकी सफलताओं ने उसे सबका लक्ष्य बना दिया था। तभी दूर क्षितिज से 3 शक्तिशाली सम्राट स्तर की आभाएं तेजी से उसकी ओर बने लगीं। उनमें से एक की आभा सबसे अधिक क्रूर और अहंकारी थी। आर्यन समझ गया कि यह कोई साधारण घेराबंदी नहीं है। युद्ध देवता हॉल के सम्राट उसे घेरने आ चुके थे।